इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और आज पूरे देश भर में एक मुद्दा जिस पे चर्चा हो रही है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। दरअसल 2014 में किए गए अपने वादे को नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैबिनेट से जो है आज स्वीकृति दे दी और इसके बाद तरह तरह की बातचीत जो है शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी कैबिनेट से स्वीकृत किए गए इस एजेंडे के खिलाफ जो है मुहिम छोड़ दी है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि दरअसल केंद्र और बीजेपी की यह मंशा है कि पूरे देश भर में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार रहे, कोई दूसरा राज नहीं कर पाए। यही वजह है कि इस तरीके की नीतियां जो है बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि आज़ादी के बाद कई दफ़े जो है इस देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन मोड में जो है चुनाव हुए हैं, मतलब कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। वो मौका सबसे पहले 1951-52 में आया, उसके बाद 1962, उसके बाद फिर 167। इन मौक़ों पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न कराए गए हैं। बीच में 1984 के आसपास जो है सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के शिगुफा उठा और उस बीच भी जो है चर्चा इसको लेकर के पूरे देश भर में हुई। लेकिन अब तक जो चर्चा में जो विषय था उस विषय को जो है मोदी सरकार की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और यह माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इसे संसद में भी पेश किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। पहला तो कि इसको लागू करने में कितनी परेशानियां हो सकती है और दूसरा कि रीजनल्स पार्टियों को कैसे जो है इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और केंद्र और चूँकि संघीय ढांचा है हमारा, उसमें ये कैसे जो है फिट बैठेगा या फिर मिसफिट हो जाएगा। इन सारे पहलुओं पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे और यही वजह है कि आज इस लाइव डिस्कशन में हमारे साथ नेशनल इलेक्शन वॉच के स्टेट कोऑर्डिनेटर और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल सर हैं और हमारे सहयोगी मनोज पांडे भी हैं। सबसे पहला सवाल सुधीर पाल सर से ही है। इसके तकनीकी पहलू पे हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां या फिर सपा ने भी इसके खिलाफ जो है अपना बयान रखा है और भी कई पार्टियां, खास करके जो रीजनल पार्टियां हैं उनके बीच कई सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो सर दर्शकों को ये समझाना होगा कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, अगर केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जिसको लेकर के सरकार पहल कर रही है और इसका नुकसान क्या होगा जिसको लेकर के चिंता में क्षेत्रीय पार्टियां हैं। धन्यवाद संजय जी। मूलतः मुझे लग रहा है कि पहले हम लोग बात करें कि सरकार की जो नीयत है जी इस पूरे वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। जी सर, इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन का टर्म तो इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि साइमल्टेनियस इलेक्शन या एक साथ चुनाव कराने की बात जो है 80s ऑनवर्ड्स जो है की गई। और मूलतः वो समय था कि जब केंद्र की सत्ताधारी दल जो है थोड़ा कई क्षेत्रों में कमज़ोर हो रही थी, मतलब रीजनल में उनका थोड़ा जनाधार कम हो रहा था, तो ये शिगुफा एक ढंग से छोड़ा गया। लेकिन कभी ये कैबिनेट के प्रस्ताव के तौर पर यह पहली बार मोदी जी की सरकार में आया है और इसमें जो 3-4 प्रमुख बातें कही जा रही हैं इसके पीछे की जो एक ढंग से कहा जाए कि TOR कहा जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है जी, तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से पहला कहा जा रहा है कि इलेक्शन मोटे तौर पर आप देखिए तो सालों भर किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है जी। तो ये तर्क दिया जाता है कि इलेक्शन जब शुरू होता है तो मोटे तौर पर ये पूरा इलेक्शन तो लगभग 40-45 दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उससे पीछे और उससे आगे
ये कुल मिला के देखिएगा तो जहाँ भी इलेक्शन होता है तो लगभग 6 महीने पर्सनल जो है डिस्टर्ब रहते हैं, कूलिंग पीरियड में एक तरीके से रहता है, और प्रशासन शासन जो है कहीं व्यस्त रहता है, और ये माना जाता है कि विकास कार्यों पर उसका असर पड़ता है। ये सरकार की मान्यता है कि इसकी वजह से विकास कार्य हमारा प्रभावित होता है। दूसरी जो बात कही जा रही है कि इलेक्शन जो है वो बहुत कॉस्टली अफेयर है, और मोटे तौर पर आंकड़ा ये बताया जाता है कि लगभग 2014 में ये कहा गया था कि कुल जीडीपी का देश का लगभग 2% जो है वो इलेक्शन कंडक्ट जो सरकार कराती है, माने आयोग जो कराती है, तो एक्सचेकर पर लगभग 2% जीडीपी का जाता है। इसमें सिक्योरिटी और स्टेट के जो फोर्सेस हैं उसके कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया गया, ये एक आंकड़ा बताया जाता है। तो दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि एक साथ अगर इलेक्शन होगा तो ये कॉस्ट हमारा जो है काफ़ी कम बचेगा, है ना, जो प्रशासन का। तो एक विकास का मसला, दूसरा कॉस्ट का मसला, और तीसरा कहा जा रहा है कि अस्थायित्व का मसला, कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कम से कम अस्थायी सरकारें होंगी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं सवाल भी करने वाला था कि पहला दो जो पक्ष है वो तो ठीक लग भी रहा है, लेकिन तीसरा जो पॉइंट है उसको कैसे सही ठहराया जाए। नहीं, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले उनके जो TOR है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो तीसरा उनका जो कहना है कि ये हमारा जो है अस्थायित्व आएगा जी, और चौथी बात जो वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से एक सिनर्जी रहेगी नीचे से लेके ऊपर तक के गवर्नेंस में। ये मोटे तौर पर 4 बातें की जा रही है, जो अब तक डबल इंजन वाली बात कही जा रही है, डबल इंजन वाली जो बात की जा रही। तो ये तो हुआ सरकार का पक्ष, और जब सरकार ये बात कहती है तो अमूमन कन्विंसिंग भी लगता है, कन्विंसिंग लगता है, लेकिन ये इतना कन्विंसिंग है नहीं, है ना। पहली बात अगर हम करें तो अब ये देखिए कि सरकार के काम काज के जो तौर तरीके हैं जी, और एक ढंग से कहा जाए तो सरकार को पर्याप्त समय मिलता है, सरकारें परफॉर्म नहीं कर पाती, नहीं कर रही, चाहे यहाँ की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सरकार कहीं की हो, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो ये कमी उनकी है। ये कमी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन की वजह से उनको समय नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी समय भी तो वो काम नहीं कर पाते जितनी अपेक्षाएं आपसे होती हैं। आपका बजट 60% सरेंडर हो जाता है, तो बजट को ही अगर हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर मान लें तो इसका मतलब है कि आपने काम नहीं किया। तो कौन मना कर रहा था 4 साल काम करने? कोई मना नहीं करता है। मतलब आप इलेक्शन की प्रक्रिया को सवाल उठा रहे हैं जी। लेकिन आपके पास तो पर्याप्त समय है। अगर 6 महीना कूलिंग पीरियड में डाल भी दिया जाए, 3 महीना पहले और 3 महीना बाद का, तो बाकी के 4.5 साल, उसमें से और 6 महीना हटा दीजिए, बाकी के 4 साल तो आप काम कर सकते हैं। तो काम एक बहाना नहीं हो सकता है। मेरे विचार से ये कोई तर्क नहीं हो सकता जी। दूसरा इनका कहना है कि इलेक्शन एक साथ कराएंगे तो हमारा कॉस्ट जो है काफ़ी कम होगा, और ये भी अमूमन जब आप बात कीजिएगा तो लोगों को बहुत कन्विंसिंग लगता है। लेकिन भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में जी, और अब क्या है कि जो रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, भारत जो कैबिनेट में आज प्रस्तावित किया गया, और इसमें जिन देशों के उदाहरण दिए गए, उन ज़्यादातर देशों की जनसंख्या जो है 10 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है। तो अब भारत जैसा देश जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में 96 करोड़ वोटर थे, और 2029 में जब होगा तो ये 100 करोड़ से ज़्यादा वोटर होंगे, प्लस हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 96 करोड़ वोटर्स जो इलेक्टर्स है ना, जो वोटर्स हैं, उस वोटर्स को लोकसभा का वोट डालना हो, विधानसभा का वोट डालना हो, पंचायतों को वोट डालना हो, नगर निकायों का वोट डालना हो, ये 4 तो मोटे तौर पर दिख रहा है, कई राज्यों में और भी ज़्यादा है। तो ये 4, हालांकि ये बात कर रहे हैं कि केवल विधानसभा और लोकसभा का एक साथ हम करेंगे, लेकिन अब इसका लॉजिस्टिक इशू पर आइए। अब इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस थे, ठीक है जी। और 5.5 मिलियन जो है EVM इस्तेमाल हुए हैं। और तीसरी बात कि 15 मिलियन आपको जो इलेक्शन कंडक्ट करने का मशीनरी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, तो इतने लोग आपको ज़रूरत पड़ा 543 जो हमारी सीटें हैं उसमें लोकसभा चुनाव कराने को लेके।
अमूमन एक बूथ पर 1000 के आसपास वोटर्स होते हैं, 900 जी 1000 के आसपास। मेरा अब ये कहना है कि अब आप जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ बूथ्स आपको बढ़ाने होंगे, पहला जी। इसका मतलब ये हुआ कि पर बूथ में आपको एक तो नंबर ऑफ बूथ बढ़ाना होगा, दूसरा पर बूथ में जो नंबर ऑफ वोटर्स है उसकी संख्या और कम करनी होगी, ठीक है। तीसरा ईवीएम बढ़ेगी, और चौथा पर्सनल तो मान लीजिए आपकी वही संख्या होगी या थोड़ी बहुत बढ़ेगी जी, है ना। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा जाता है, तो ये अगर आप ऑन एवरेज कॉस्ट देखिए तो 52 में जब पहला चुनाव हुआ तो पर वोटर 6 पैसा खर्च हुआ था स्टेट का जी। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ। 2009 में ये 14.5 रुपया के आसपास आता है और 2014 में ये 46 रुपया के आसपास आता है ना। और 2014 में ये कहा गया था कि लगभग 4000 करोड़ रुपया जो है इलेक्शन पर सरकारी जो है खर्च हुआ। अब ये खर्च बहुत देखिएगा लोअर साइड में इसलिए होता है कि जो पुलिस पर्सनल और ये सब जो है वो तो स्टेट के होते हैं या सेंट्रल के होते हैं, ये कोई फुल टाइम आपका इलेक्शन काम में नहीं जुड़ा रहता, तो ये सब कई कॉस्ट आपका कम हो जाता है। दूसरा बिल्डिंग का कॉस्ट आपको नहीं लगता, सरकारी भवन में ही होता है। 2009 के बाद इलेक्शन का कॉस्ट हमारा जो भागा है तो ये पोलिंग कराने का कॉस्ट नहीं भागा है। आप देखिए कि पूरा का पूरा जो स्वीप एक नया इंट्रोड्यूस हुआ, वोटर्स अवेयरनेस, और इस पर आज की तारीख में इलेक्शन कराने से या उसके लॉजिस्टिक्स से ज्यादा पैसे इसमें कैंपेन पे डाला जा रहा है, ठीक है। कैंपेन कितना प्रभावी है और कितने लोगों तक अलग पहुंचता है। अगर आप देखें 2009 से जो पायलट हुआ 2024 में अगर हम लोग आते हैं तो कितना परसेंट पोलिंग बढ़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं फर्क पड़ा है ना। तो हमारा कॉस्ट यहाँ भाग रहा। अब देखिए कि अभी 2019 का जो आंकड़ा आया कि पॉलिटिकल पार्टीज कितने खर्च करते हैं, तो अमूमन ये आंकड़ा है कि 700 रुपये पर वोटर पर, और ये लगभग 55,000 करोड़ के आसपास आता है। तो ये वो आंकड़ा है जो सरकार ने तय कर रखा है या फिर नहीं, ये मैं उस आंकड़े को बता रहा हूँ कि जो वो बताते हैं। ओ अच्छा, जो तय है कि एक लिमिट से आप क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन बाकी अनलिमिट को तो चूंकि वो अकाउंटेबल नहीं है तो आप बता भी नहीं पाइए, है ना। तो मैं ये आंकड़े बता रहा हूँ। तो मेरा सबमिशन ये है कि प्रशासनिक दृष्टि से, लॉजिस्टिक्स दृष्टि से, डाइवर्सिटी की दृष्टि से ये इतना आसान या जिस ढंग से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो इतना आसान नहीं है। तो सुधीर सर जो नेशनल इलेक्शन वॉच के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, दरअसल चुनावी प्रक्रियाओं और इन सब चीज़ों पे ये ध्यान रखते हैं काफ़ी बारीकी से। आप जब आप इनको सुन रहे होंगे तो आप समझ भी पा रहे होंगे, इनके बाद फिर लौटेंगे। लेकिन ठीक है कि बहुत आसान नहीं है या फिर इसके दूसरे भी पहलू हैं जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ख़ास करके जो रीजनल पार्टियां हैं वो बातचीत कर रही है। लेकिन आजसू ने इस स्टैंड को जो है स्वागत किया है। आजसू चूँकि एनडीए का हिस्सा है, हो सकता है कि एक आजसू की अपनी मजबूरी रही होगी, लेकिन ज़्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं पांडे जी वो इसका विरोध कर रही है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बोल रहे हैं कि अब केंद्र और बीजेपी की मंशा ये है कि पूरे देश भर में जो है वही शासन करें, किसी और को मौका नहीं मिले, इसलिए इस तरीके का जो है चीज़ लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये वाकई में, आप जब सुधीर पाल सर को सुन रहे होंगे तो इन्होंने एक बात कही, हालांकि इशारों में ही इन्होंने यह बात कही, नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा कि 1984 में जब केंद्र में जो सत्ताधारी दल थे यानी कि कांग्रेस पार्टी थी, और जब वो अपने आप को देश के खास इलाके साउथ में जब थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़ने लगी तो उस समय वन नेशन वन इलेक्शन जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसको जो है इस तरीके से कैबिनेट में नहीं लाया गया था और नहीं पास कराया गया था। आप कैसे देख रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों का विरोध और बीजेपी के तरफ से, चूँकि सरकार बीजेपी की है तो सरकार के तरफ से इसको पास कराना, क्या सरकार अपने आप को अब कमज़ोर आंक रही है, वो एक वजह है, और क्षेत्रीय पार्टियों को क्या इसका नुकसान अभी से दिख रहा है, वो भी एक वजह है कि क्षेत्रीय पार्टियां सवाल उठा रही हैं?
देखिए, दोनों का दो दो जवाब होगा सवाल का। बिल्कुल, दो सवाल भी है, एक एक पहलू, एक ही सवाल का दो जवाब होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान देना कि एक ही दल चाह रहा है कि ये लोग सत्ता में रहे, वो पॉलिटिकल बयान है, उसके इस बिल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लोग परिपक्व हैं, वोट डालने जाएंगे। अगर 5 वोट करना है एक आदमी को, त्रिस्तरीय चुनाव का, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का, तो 5 बार उनको बटन दबाना होगा। तो 5 बार उनको पता है कि हमको किसको दबाना होगा, तो उनको ये एकदम क्लियर है। और कई स्टेट में लोकसभा के साथ भी हुए, लोकसभा में वहाँ की जनता ने किसी और को वोट किया, और विधानसभा में, झारखंड में भी इस बार जो वोट हुआ आप देख लीजिए, उपचुनाव में कल्पना जी जीती, और उसी विधानसभा में जो है बीजेपी जीत गया, बढ़त बना लिया लोकसभा में। तो ये क्लियर है, वो उनका पॉलिटिकल बयान था। अब देखिए, जो लोग इसके पर पॉलिटिकल बयान अगर जेएमएम के तरफ से आता तब तो ठीक लगता। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके हर बयान को पॉलिटिकल, वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और अगर वो कुछ बोल रहे हैं केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ, और संघीय ढांचा है हमारे देश में, तो मुख्यमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको तो गंभीरता से लेना होगा। आप सिर्फ पॉलिटिकल बयान बोल करके कैसे कोई खारिज किया जा सकता है? एक मुख्यमंत्री पार्टी का नेता भी होता है, और जो समाज को एड्रेस करता है वो ऑफिशियल बयान नहीं माना। मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम कर रहे थे सरकार आपके द्वार में, फिर भी नहीं माना जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री चुनावी भाषण में क्या क्या बोलते हैं, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं बोलते हैं। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कुछ नहीं ना बोलते हैं। आप समझिए, सरकारी कार्यक्रम और पार्टी का कार्यक्रम, अभी मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रम में थे, सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही है। ये एड्रेस वो लोगों को कर रहे थे, उसको नहीं माना जाता है। आप पत्रकार हैं, आपकी अलग नज़रिया हो सकती है, आम लोगों की अलग नज़रिया हो सकती है, मेरी नज़रिया कुछ और हो सकती है, सुधीर जी की कुछ और नज़रिया हो सकती है। ठीक है। जब तक किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट पे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जो साइन नहीं करेंगे, तो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाता है। जेएमएम ने इसका विरोध कर दिया, जो उनकी पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि एक तो जो चीज़ समझ में आ रहा है कि हाँ, संसाधन बचेगा, देश का 45,100 करोड़ रुपया खर्च हुआ और इधर उधर खर्च हुआ, ये बता रहे हैं। पर बोल रहे हैं कि क्या ये वाकई में ये सिस्टम है? हमारा तो डाइवर्सिटी में यूनिटी है। अगर सरकार कहेगी कि नहीं, अमुक टाइम पे ही हम चुनाव कराएंगे, अब वहाँ किसी दिन वहाँ के चुनाव में वहाँ का स्टेट कोई और पर्व मनाता होगा। बिहार झारखंड के लोग कहेंगे कि छठ में हम वोट करने ज़्यादा नहीं जाएंगे, और सरकार कहेगी कि हम वोट कराएंगे। तो बोलते जब स्टेट का इलेक्शन होता है, जब कुछ होता है, तो हर चुनाव आयोग हर चीज़ों को देख कर लेता है। अब किसी राज्य में मान लीजिए कि कोई पर्व ना होता हो और वहाँ का प्रमुख पर्व हो, तो उसको कैसे करेंगी? दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि ये दरअसल 1 नेशन 1 इलेक्शन के पीछे 1 नेशन और 2 सिटीजनशिप का लाने का तरीका है, वो भी पॉलिटिकल बयान था। इसमें मोटा मोटी समझना है कि इनकी बाधाएं क्या हैं और इसके बनने से क्या क्या संकट या फ़ायदा हो सकता है। एक तो फ़ायदा मोटा मोटी जो सरकार बता रही है कि इस देश के तमाम लोग या संसाधन में बचत होगा। साल में मान लीजिए 60 दिन का ही या 70 दिन में ही पूरा 5 साल का क्लियर हो जाएगा कि हर बार इलेक्शन मोड में नहीं जाना पड़ेगा, विकास योजनाएं नहीं रुकेंगे, न्यू पॉलिसी भी लागू हो जाएंगी। लेकिन अगर बीच में सरकारें चली गई तब क्या होगा? अब ये जब कैबिनेट की बातें जब रखी जाएंगी सदन में, तब वो सार्वजनिक होगा। क्या उसमें है कि स्टेट का अगर सरकार चली गई तो एमपी ही एक्ट करेंगे एज ए एमएलए? नहीं, ऐसा तो मतलब अब तक क्या कहीं है क्या प्रावधान? ऐसा कोई प्रावधान अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन अगर बीच में सरकार चली गई तो क्या? एक क्वेश्चन मन में आ रहा है। आप जो एक बात बोले पांडे जी कि चूंकि ठीक है, मुख्यमंत्री अगर बोल भी रहे हैं तो उसको पॉलिटिकल बयान ही माना जाएगा, लेकिन ये जो पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली जो कमेटी थी, कोविंद कमेटी, उसमें जो एक चीज़ मैं जो पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ कि कोविंद कमेटी ने एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की सिफारिश की है, लेकिन इसमें संशोधन करने के लिए देश के कम से कम आधे राज्यों की सहमति लेनी होगी। मतलब ये जो कोविंद कमेटी की जो सिफारिश है, जिसपे आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, पांडे जी बोल रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो ठीक है, उनका पॉलिटिकल बयान है, लेकिन
अब इन्हीं के बातचीत से जो सवाल मेरा है सर, वो उस पर आप जवाब दे दीजिए कि कोविंद कमेटी के सिफारिश पे आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी। अब उसमें एक सिफारिश में लिखा हुआ है कि अगर आप एक मतदाता एक पहचान पत्र अगर आप बनाएंगे और उसको लागू करेंगे तो इसके लिए देश के आधे राज्यों की जो है सहमति लेनी पड़ेगी। तो उसमें तो भाई अब झारखंड या फिर ऐसे जो लोग सोच रहे हैं उनका भी सहमति लेना होगा, तब तो फिर सिचुएशन फिर थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ये इसको इस तरीके से समझा जाए कि ये माने उनके घोषणा पत्र में चूंकि उन्होंने इसको रखा था जी, तो ये एक कदम इनको बढ़ाना है, चूँकि अपने वोटर्स के प्रति इनकी लॉयल्टी है, इनकी कमिटमेंट है, तो एक कदम इन्होंने बढ़ाया और ये सबसे आसान कदम इनका था, क्योंकि बहुमत की सरकार है, आप कोई भी प्रस्ताव लाके पारित कर सकते हैं जी, है ना। और आपके पास फिर अच्छी बात ये भी रहेगी कि हम तो चाह रहे थे लेकिन ये बाकी लोग नहीं चाहें, इसलिए ये ठिकरा भी आप फोड़ने की स्थिति में रहिएगा। समझना ये है कि ये ऐसा प्रस्ताव है जो मुझसे पूछिएगा तो कम से कम असंभव जैसा है जी, ठीक है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रस्ताव में ये जो तर्क दे रहे हैं उससे सहमत असहमत तो अपनी जगह, मैं कह रहा हूँ कि कानूनी संवैधानिक दृष्टि से ये संभव नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे आपने जो अभी पढ़ा, लेकिन अब संसद में तो संख्या इनकी है। नहीं तो हमने संसद में इनके हमने क्या कहा कि उसके बावजूद आप जब स्टेट, तो आप हर स्टेट में तो आप नहीं है ना, नहीं हर स्टेट में आप नहीं हैं। अभी पेच कहाँ फंस रहा है, अभी देखिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल रोल बनता है जी, और पंचायत और नगर निकायों के लिए जो इलेक्टोरल रोल बनता है वो एकदम डिफरेंट, पहली बात जी। दूसरा, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराते हैं वो आपके ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, लेकिन जो राज्यों में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव होते हैं उसके लिए वो भी एक संविधान के तहत ही है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जी, है ना। तो अब दोनों चुनाव में फर्क क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बिना राज्य सरकार की सहमति के चुनाव नहीं करा सकता, और यही वजह है कि आपके यहाँ 32 साल पंचायत के चुनाव नहीं हुए या नगर निकायों के चुनाव कई बार स्थगित रहे, उसका कारण ये। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संवैधानिक ढांचा या उसका विधान ऐसा है कि उसको स्वतः इलेक्शन घोषणा करने की ताकत है, कानून संविधान ये ताकत देता है, ये को नहीं। अब अगर आप कह रहे हैं कि एक साथ में 100 दिन के भीतर चुनाव आप नगर निकायों का भी करा लीजिए, तो जब तक आप 73वें 74वें संशोधन से स्टेट इलेक्शन कमीशन को विड्रॉ नहीं कीजिएगा, चुनाव कौन कराए? कैसे संभव? ये तो स्टेट का अधिकार क्षेत्र में आ गया ना। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि पहले तो ये तय करना होगा कि पंचायत का इलेक्शन कौन कराएगा, उतना ही नहीं। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि वोटर लिस्ट की जो बात हो रही है, ये बहुत दिनों से चल रहा है कि भाई अननेसेसरी रिसोर्स आप क्यों बर्बाद करते हैं, कि आप जब पंचायत के चुनाव कराते हैं तब भी वोटर लिस्ट अलग से आप तैयार करते हैं, जब विधानसभा का चुनाव होता है तब भी अलग से आप वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, जबकि अल्टीमेटली जो वोटर्स है वो तो सेम ही है ना जी। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क जिनका नाम छूटता होगा, डिलीट होता होगा, इतना ही का फर्क होता होगा। लेकिन ये अलग वोटर लिस्ट कि हम जैसे झारखंड में आप जितने चुनाव देखते होंगे तो हर चुनाव के पहले पंचायत चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव हो, वोटर लिस्ट बजाबता पब्लिश होता है जी, बिल्कुल। और हर साल आपका ECI भी पब्लिश करता है, तो ECI के पब्लिश्ड वोटर लिस्ट पर भी तो इलेक्शन हो सकता है, जो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसमें सुधार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक कानूनी ढंग से ये काम कर रहा है, संवैधानिक ढंग से काम कर रहा है। लेकिन दूसरा जो मनोज जी चर्चा कर रहे थे, जो मुझे लगा कि छोड़ दिया या छूट गया, जो चर्चा मनोज जी कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि सरकारें बीच में नहीं गिरेंगी, इसकी कौन गारंटी लेगा, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि गिरने के बाद का स्टेटस क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि तब उसको इंतजार करना पड़ेगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत जो है ड्यू कब है, तो 34 में है। और तो कभी किन्हीं का असामयिक निधन हो जाता है तो उस सीट पे नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 29 से आप इसको लागू करते हैं तो 29 से 5 साल का टेन्योर 34 होता है जी, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार जो है 31 में किसी कारण से गिर गई,
और किसी का फिर ऐसा मेजॉरिटी नहीं है कि वो दोबारा सरकार बना सके। तो क्या 31 से 34 तक राष्ट्रपति शासन रहेगा? क्योंकि 34 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तभी तो आप कीजिएगा। तो उतने दिन राष्ट्रपति शासन लगाइएगा। तो ये सब जीच है। दूसरा, जो लॉ कमीशन की जो बात की जा रही है कि लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन भी अभी आना बाकी है। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आना बाकी है, क्योंकि ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है जितना ब्लैक एंड वाइट कैबिनेट में देने के बाद ये पॉलिटिकल चूँकि माइलेज मिलना है इसलिए इस ढंग से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके साथ मुझे लग रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा आपको जो है कानून में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सर, जब हम लोग इस तरीके के सवालों को सामने ला रहे हैं, सामना कर रहे हैं और उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट और जो अधिकारी हैं वो भी इन सवालों से गुजर रहे होंगे। कोई तो उपाय वो लोग ले करके ही आएंगे, तब तो इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का जो स्वीकृति दे दिया गया कैबिनेट से, उन्हें भी मालूम होगा कि ये सब सारे सवाल जो है अभी तुरंत थोड़ी देर बाद तैरने लगेंगे, लोग चर्चा करेंगे, आलोचना भी करेंगे। तो इसका कोई तो वो लोग चाह ही रहे होंगे कि कैसे इसका समाधान हो सके। बिल्कुल, देखिए ना कि सरकारें कई बार इस ढंग के निर्णय, अब सिंपल सा आप देखे होंगे कि जब आपके नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन हो रहा था तो रातों रात जो है आपने ऐसा लगा कि 2024 से ही आप 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व करने जा रहे हैं जी। ठीक है, ऐसा लगा, माहौल कुछ ऐसा बना। लेकिन आप 2029 भाई इतना ही था तो आप अपनी पार्टी में ही 33% सीटें रिजर्व कर दिए, कौन मना कर रहा है? कर सकते थे। तो मैं उसी ढंग से कह रहा हूँ कि अब देखिए ये पूरी टीम ने जिन देशों का हवाला दिया जी, तो कई बार क्या होता है ना कि सरकार को कौन सी चीज़ पसंद आएगी, कमेटी उसी ढंग से काम करती। ठीक है, तो इसको इसी ढंग से माना जाए कि आपने कह दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन हमको चाहिए, तो कमेटी के लोग भी जो है ज़्यादातर लोग प्रो ही रहते हैं सरकार के, तो उनको लगता है कि ये रिकमेंडेशन ठीक रहे। जिन देशों की आप बात कर रहे हैं उन देशों में मान लीजिए जर्मनी का FPTP तो नहीं है इलेक्शन सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है ये इलेक्शन सिस्टम तो नहीं है। या आप बात करें फिलीपींस, वहाँ भी तो 50% जो उनका चुनाव है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर, और आपके यहाँ चुनाव का पद्धति एकदम अलग है। पहली मेरी जो जिन देशों का उदाहरण दे के आप बता रहे हैं कि यहाँ संभव है, ये सारे देश वो हैं जिनकी जनसंख्या जो है 10 करोड़ से ऊपर नहीं, और आपके यहाँ वोटर जो है लगभग, पड़ोसी राज्य बिहार कहीं जनसंख्या जो है, मैं वही तो कह रहा हूँ, और आपके यहाँ 2024 में ही लगभग 96 करोड़ लोग वोटर थे। तो आप जब ये तुलना करते हैं तो थोड़ी स्थिति कम होती है। अभी इंडोनेशिया में जो चुनाव हुआ जी, मात्र 20 करोड़ लोग, छोटे छोटे। साउथ अफ्रीका में 1 या 1.5 करोड़ वोटर देखिएगा तो और भी कम। तो ये इससे जब आप तुलना कीजिएगा और आप अपने ज्योग्राफी को देखिएगा, इंडोनेशिया में 20 करोड़ या फिर 20 लाख, 20 लाख मैं कह रहा हूँ ये, तो आप उससे जब तुलना कीजिएगा तब मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, है ना। अच्छा पांडे जी, ठीक है कि मुख्यमंत्री का ये पॉलिटिकल बयान है, डर क्या है? मतलब क्या वाकई में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियों को डरना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन से, और क्यों नहीं डरना चाहिए? रीजनल पार्टी का डर बस यही है कि जो उनके संसाधन 2 बार में लगते थे वो सारा संसाधन 1 बार में उनको जुटाना होगा। उनको सिर्फ इलेक्शन ऐसे थोड़ी है कि कैंडिडेट का चयन कर दिए बस हो गया। इलेक्शन संसाधन से लड़े जाते हैं, तो रीजनल पार्टियों के पास संसाधन कम होती है, तो वो चाहते हैं कि हम 2 तो और अच्छा है कि एक ही बार जो भी संसाधन लगाना होगा लग जाएगा। नहीं, तो आप कहेंगे कि एक बार में घर बना दीजिए, तो शायद ये भारत में 80% क्या 90% लोग घर नहीं बना पाएंगे एक बार में, 98% कह लीजिए। और कोई कहेगा कि नहीं पहले 1 तल्ला बनाइए, लिंटर ढाल के छोड़ दीजिए, फिर प्लास्टर कराइए, फिर खिड़की जाम कराइए, तो वैसे वैसे लोग घर बनाते हैं। ये चिंता का विषय है। दूसरी बात कि अगर सरकार इसमें 100 दिन का प्रावधान हटा देगी तो राज्यों की संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ 18 संशोधन करेंगे
और ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन उसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या ऑटोनोमस काउंसिल जो 6 शेड्यूल एरिया में होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल या स्टेट, उनको छोड़ दे, इधर पंचायत नगर निगम इन सब का इलेक्शन छोड़ दे और 100 दिन का जो लिमिट है उसको छोड़ दे, तो सरकार स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे कानून में आपको संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, 18 संशोधन और वो ECI के होंगे संशोधन और उनके नेतृत्व में आएगा, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, इलेक्शन एक ही सरकार को संशोधन जो सबसे मतलब ठीक है, ये तकनीकी पहलू पे नहीं, ये फिर भी कोर्ट जाएगा मामला। कैसे? नहीं, वो तो कोर्ट जाएगा ही। मैं ये बोल रहा हूँ कि जेएमएम को, अगर आप ये बोल रहे हैं कि जेएमएम का डर इसलिए है क्योंकि संसाधन को लेकर के एक बड़ा सवाल है, तो क्या आजसू संसाधन के हिसाब से पर्याप्त है? आजसू तो डर नहीं रहा है, आजसू तो बोल रहा है कि बहुत ही शानदार फैसला लिया गया है। कई बार कड़वी दवा को पीना पड़ता है और बोलना पड़ता है सेहत के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा ऐतिहासिक फैसला है, संसाधन की बचत होगी और लोकतंत्र को नई मजबूती मिलेगी, देश का पैसा बचेगा, इसलिए हम 20 घूंट पीने को भी तैयार हैं। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने कहा और सुधीर जी ने भी जो कहा कि 84 में जब और 80 के बाद जब कांग्रेस कमज़ोर पड़ने लगी कई राज्यों में, तभी ये मुद्दा उठाया। नहीं, ये एक गलत इंटरप्रिटेशन है। वो लोग जब कमज़ोर पड़े तो इसको लागू नहीं कर पाए। पेंशन का भी स्कीम सबसे पहला पी चिदम्बरम से उनसे कभी भी बात कर लीजिए, उन्होंने एतराज़ जताया था, पर वो सरकारें फिर उसके बाद बहुमत से नहीं बनने लगी, इसलिए पेंशन नहीं बंद हुआ और अटल जी ने उसको दिखाया कि हम बहादुरी से बंद कर दिए। पोखरण का जो था उसको वो जानते थे कि टेस्ट करने के बाद इतने हम पे बैन लगेंगे, फिर भी वो कर दिए। तो अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए भी सरकारें इस तरीके का कदम उठाती हैं। और ये चर्चा का, जैसे आज हम सिर्फ डिबेट तो नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में इस तरीके का डिबेट हो रहा है और ये डिबेट हो रहा है। और अब इसमें लोग जानना चाह रहे हैं कि दो ही पहलू है। एक तो अगर 29 तक में वन नेशन ले जाना चाहेगा, तो जो 28 में 27 में जिस राज्य का टर्म पूरा होगा, तो क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन एक्सटेंशन देगी? हाँ, जैसे मान लिया कि अगर यूपी का ही हम लोग उदाहरण ले लें, 2027 में वहाँ चुनाव होना है विधानसभा का, तो क्या वो मात्र 2 साल के लिए वहाँ पे चुनाव होगा? नहीं, वो या तो 2 साल के लिए चुनाव हो सकते हैं या एक्सटेंशन हो सकता है, विकल्प यही है। मतलब मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसमें एक्सटेंशन के लिए भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकारें तय कर ली, क्योंकि ये 2 आदमी के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और बीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, क्योंकि मैं किसी आदमी को सिर्फ 5 साल के लिए ही वोट करता हूँ और ये मेरा अधिकार है, तो कोई ना कोई पब्लिक लेकर जाएगा। तो मतलब नागरिक अधिकारों का हनन हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। इसलिए हमने कहा ना कि ये जैसे मनोज जी जो कह रहे हैं कि मान लीजिए 2 साल का टेन्योर किसी का बच रहा जी, तो अभी जो प्रस्तावित किया जा रहा है कि सबको माने एक्सटेंशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कहने का सेंस वही है कि सबको एक कट ऑफ डेट पर लेते आए, ये है। तो अब मेरा ये कहना है कि मान लीजिए 27 में जिसका टेन्योर खत्म हो रहा है जी, तो आपका वन नेशन वन इलेक्शन 29 से लागू होगा, तो ये 2 साल का एक्सटेंशन आप कैसे कीजिएगा? ये सरकारी नौकरी तो है नहीं कि कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया और सर्विस आपने एक्सटेंड कर दिया। आपको तो इसके लिए बाकायदा संशोधन करना पड़ेगा कानून में ना, आपको तो कानून में संशोधन करनी पड़ेगी ना। पहला ये दिक्कत है। तब तो सर पूरा ये जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है वो 1951, ये क्या पूरा उसमें भी करना होगा बदलाव? उसके बिना आप कैसे कीजिएगा? उसके बिना आप कैसे कीजिएगा? आप तो नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर और लोग चर्चा करें, इलेक्शन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन दे, बाकी और चीज़ें आएँ, क्योंकि पूरी कमेटी में जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई भी इलेक्शन कमीशन के पूर्व आयुक्त वगैरह नहीं रहे मेरी जानकारी में। जहाँ तक वो होने से आपको समझ में आता कि ये पूरा इलेक्शन का जो मशीनरी है और जो पूरा इलेक्शन का मैकेनिज्म है उसकी जिच क्या हो सकती है, इस पर शायद उतनी चर्चा नहीं हुई, मुझे लगता है, या चर्चा हुई भी होगी। दूसरा जो रीजनल वाले में बोल रहे थे ना, मुझे लग रहा है कि इस कानून वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे ज़्यादा किसी पर असर होना है जिसको भाप के ही सपा या राजद या दूसरे
ममता बनर्जी वगैरह जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेएमएम जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वो गैर वाजिब प्रोटेस्ट नहीं है। 2 कारणों से। पहला कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से सबसे ज़्यादा असर रीजनल पार्टी के सेहत पर पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक साथ चुनाव कराते हैं, कैंपेन एक साथ होता है, तो वो जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो लोकल इशूज़ जो है या जो रीजनल इशूज़ हैं, रीजनल एस्पिरेशन, वो कहीं नेशनल इलेक्शन में दब जाता है। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि आप असेंबली इलेक्शन में आपका मुद्दा कुछ और होता है और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपके मुद्दे कुछ और होते हैं। और ये ज़रूरी भी है। 80s ऑनवर्ड्स अगर आप देखिएगा कि रीजनल पार्टीज़ का उभार आया है जी, और ज़्यादातर राज्यों में आप देखिएगा कि रीजनल पार्टी आपको दिख रही है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि रीजनल एस्पिरेशन लोगों का जागा है, और उसके बाद से ही राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला स्थानीय। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर रीजनल एस्पिरेशन नहीं होगा तो लोकल जो इश्यूज हैं उसके प्रति तो सरकार उसको नज़रअंदाजी करेगी ना। मान लीजिए झारखंड की बात कीजिए जी, तो अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन में जाएंगे तो किसको चिंता पड़ा हुआ है आपका सीएनटी के साथ छेड़छाड़ हो कि नहीं है, आपका लैंड बचा रहा है नहीं बचा रहा है, जंगल बचे नहीं बचे, किसको चिंता रहेगी। ये तो रीजनल पार्टी को खड़ा रहना है, इसलिए वो लोगों की बातों पर ध्यान भी देता है। पहली बात। दूसरा जो एक अध्ययन हुआ है उसमें ये देखा गया है कि जब भी एक साथ चुनाव हुए, उस चुनाव में जो पार्टी केंद्र में रहती है उसको लाभ मिलता है। अभी हाल में देखिए ना, उड़ीसा में, आंध्रा में उसको लाभ मिलता है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो रीजनल पार्टी का डर जो है बहुत वाजिब डर है कि ये पूरा रीजनल पॉलिटिक्स जो है उसका स्पेस कम करता है, रीजनल इश्यूज़ के लिए स्पेस कम करता है, रीजनल एस्पिरेशन के लिए भी स्पेस कम करता है। एक बड़ी बात बोल रहे हैं सुधीर पाल सर कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो भी फायदे हों या फिर सरकार, केंद्र की सरकार को जो भी फायदे दिख रहे हों, लेकिन जो एक नुकसान जो इस बातचीत के जरिए समझने को मिल रहा है, दिख रहा है, वो आम लोगों का नुकसान है, आम लोगों के मुद्दे का नुकसान है। पांडे जी से इस पे समझना चाहेंगे। सुधीर पाल सर बहुत ही तकनीकी तौर पे और बारीकी इस पे जो है अपनी राय रख रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि एक चीज़ तो सही है कि नेशनल इलेक्शन जब भी होता है तो नेशनल इशू ही हावी होते हैं। अब मीडिया को भी आप देखिए कि वो नेशनल इशू के पीछे ही भागते रहता है। बड़े नेता जो एजेंडा सेट करते हैं उसी पे आप देखिए कि प्रधानमंत्री कहीं भी कुछ बोल देते हैं तो लोकसभा के चुनाव में वही मुद्दा बन जाता है। साथ साथ जब विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या आप भी ये मान रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे जो है उतने प्रभावी तरीके से नहीं उठ पाएंगे जितने अभी उठ पाते हैं? देखिए, कोई भी अगर आदमी प्रचार में जाएगा, रीजनल फोर्सेस खासकर, तो वो उस तरीके से बात रख ही नहीं पाएगा। ये बटन दबाने जितना आसान नहीं है कि 5 ईवीएम रखा है और 5 को अलग अलग को दबा दिया। मान लीजिए कोई पार्टी का स्टार प्रचारक गया तो वो तो एक ही बयान देगा। अब उस बयान में वो ऐसा नहीं कहेगा कि अब वो ऐसे वोटर इस बयान को सुनिए जो लोकसभा में वोट करेंगे, और अब सुनिए रीजनल वोटर, मतलब जो स्टेट के लिए, तो उनके कई मुद्दे डाइल्यूट तो निश्चित तौर पर हो जाएंगे। तो इसका नुकसान तो आम लोगों को ही होना है ना कहीं कि भाई आपके जो लोकल इशू हैं उस पर फिर बात ही नहीं हो पाएगा। ये यहाँ अभी इशू क्या बनता है इस देश में बाबा, आप देखिए कि नली गली का भी इशू बन जाता है ना। विधानसभा का चुनाव सामने आ रहा है झारखंड में, और आप देखिए कि अभी रांची में 2 दिन की बारिश में क्या स्थिति शहर की हो जाती है। स्थानीय विधायकों को इन सवालों से भी जूझना पड़ता है। अब ये मुद्दे अगर लोकसभा के चुनाव के साथ आए तो क्या इन मुद्दों पे बातचीत हो पाएगी, या फिर जो मीडिया है वो कवर कर पाएगा, इतना स्पेस दे पाएगा? अब समझिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का सभा हो रहा है रांची में, और वहीं पे एक जो दूसरा जो अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ कोई एक उम्मीदवार बयान दे दिया पानी और गली और नली को लेकर के, क्या स्पेस मिल पाएगा उस तरीके से? ये हम लोग का या हम लोग के जैसे लोग, कुछ एक लोगों का मानना होगा जो, लेकिन जो समिति सिफारिश की है और सरकार का मानना होगा कि पब्लिक अब इतना इंटेलेक्चुअल हो गई है कि आप मैनिफेस्टो पढ़ के वो वोट कर देगी या भाषण में ही उसे एग्रीगेट कर लेगी। तो समिति के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं ना, ग्राउंड पे जो चीजें हैं। नहीं, ये हम लोग का एक धारणा है
जो सुधीर जी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, ये धारणा है कि क्या लगता है मतलब मुद्दे बिल्कुल कमजोर नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल गौन हो जाएंगे। कमजोर की क्या बात है, गौन हो जाएगा। जब पाकिस्तान चलेगा, मान रातू रोड का फ्लाईओवर चलेगा, ये तो बात सही है, लेकिन ये धारणा कितने लोगों में है? रीजनल फोर्सेस में है तो रीजनल फोर्सेस उनको बचाए रखना चाहती है, लेकिन क्या अगर इससे सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी को मजबूती मिलेगी तो इस बिल का कांग्रेस भी समर्थन करेगी? अगर इतना ही लाभ है तब तो फिर यही है कि या तो तुम रहो सत्ता में या हम रहें। रीजनल को काहे तीसरा को खड़ा करने देते हो? अरे भाई, वो डिसाइडिंग करता है, हम ही दोनों भाई, कभी तुम रह लेना, कभी हम रह ले लेंगे। तो ये भी एक चीज और ध्यान दीजिए, पांडे जी भी लेकिन ठीक सवाल कर रहे हैं। रीजनल पार्टीज की दूसरी दिक्कत जो है वो देखिए कि एक तो रिसोर्स का दिक्कत रीजनल पार्टीज का। आप अपने ही यहाँ चुनाव में देखिए ना कि जेएमएम अपने विधायकों को ही खड़ा किया ना, कैंडिडेट का भी दिक्कत है, कैंडिडेट का घोर अभाव है। ठीक है, कैंपेन का अभाव है, कैंडिडेट का घोर अभाव है। पूरे पैन झारखंड में ही अगर आप सोचिए कि वन डे में अगर आपको करना हो विधानसभा लोकसभा दोनों का, तो आपके पास जो मनोज जी बोल रहे हैं कि प्रचार करने के लिए ना संसाधन होगा, ना आदमी होगा, ना दूसरे मैकेनिज्म आपके पास होंगे। इस बात को भी समझिए। मान लीजिए हमारे देश में 1000 हेलीकॉप्टर है, मोटा पैसा वाला पार्टी सबको बुक कर लेगा। अब जेएमएम कहेगा कि हम 50 लाख देंगे पर घंटा, तो भी उसको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी बुक है। आप समझिए, उसका भी तो आप यूज़ देखिएगा। बैनर पोस्टर छापने वाले कितने मशीन हैं, वो कहेगा कि मेरे पास बीजेपी और कांग्रेस का काम है, वो छाप ही नहीं पाएंगे आपका, सर आप रहने दीजिए। तो ये सब भी दिक्कतें आएंगी, इसलिए रीजनल फोर्सेस इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन सिर्फ इतना आसान नहीं है कि भाई रीजनल फोर्सेस और ये। और दूसरी बात आपको बता देता हूँ, दरअसल मोदी जी कुछ नया देना चाहते हैं। हाँ, तो आप लॉजिकली देखिए कि वंदे भारत ट्रेन चला, उसका घंटों का डिफरेंस देखिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके पैसे ज़्यादा हैं, पर चमक धमक में लाइट पाइट और दुनिया जाम भगवा रंग, मतलब वो जो भी रंग, उसी से नयापन है। बहुत लोग खुश हैं कि हाँ भाई रंग, मतलब उनको लग रहा है कि चलो ठीक है। तो ये नयापन तो इसीलिए नयापन तो मतलब अजीब है ना, जब अब आपको याद होगा या नहीं, जब ईवीएम का इंट्रोडक्शन हमारे देश में हुआ था तो कई नेताओं ने इसका विरोध किया था। जैसे कंप्यूटर का समय राज्य ईवीएम का तो अभी भी विरोध हो रहा है। हाँ, तो उस समय क्या नेता बताते थे, प्रचार चुनाव का कम करते थे और कहते थे कि लालू जी का ही बताता हूँ मैं कि यहाँ दिखेगा हमारा फोटो, ये छाप, और यहाँ एक गर्दन इतना दबाना जब तक टी नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो ये आप कम्युनिकेशन स्किल जो लालू जी में था वो कितने लोगों में होगा? या सरकार मान के चल रही है कि अब इतना परिपक्व हो गए हैं वोटर हमारे, और एक कार्ड मान लीजिए आप इशू कर दिए, सब कुछ हो गया कि हाँ भाई एक टाइम में इलेक्शन हुआ। मान लीजिए कि अगर किसी स्टेट में किसी एक का आकस्मिक निधन हो जाता है तो वहाँ उपचुनाव कराएंगे आप एक, या आप सेकेंड पार्टी को ऑप्शन देंगे कि जो दूसरे नंबर पे है वो अब विधायक रहेगा। तो अगर ऐसा है तो पहले नंबर का मर्डर होगा ताकि दूसरे नंबर को मौका मिले। और ये सब चीजें हाँ, बिल्कुल। तो ये तो मतलब सर सत्ता के लिए तो हो रहा है ना, बहुत गंभीरता से। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि क्या एमएलए जब अगर सरकार चली गई तो एमपी उनका पार्ट रोल करेंगे कि ठीक है अब हम ही आपके एमएलए और एमपी दोनों हैं, क्योंकि ये 2-3 जगह एक्टिंग दिखा गया है। देखिए कुछ संशोधन स्लाइट हुए चुनाव नतीजे में जिसका असर चर्चा बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे इसका जैसे कि आज विधायक और सांसद वो भी बन सकता है जिसके 5 बच्चे हो, लेकिन वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता है, वहाँ 2 चाहिए। हाँ, तो ये एक संशोधन किया हमारे देश की सरकार ने, पर वो इतना इजीली डाइजेस्ट हुआ कि मतलब बहुत हंगामा नहीं हुआ। मतलब वो चुनाव लड़ने वाले उस तरीके से सक्षम नहीं थे कि वो उस हद तक प्रोटेस्ट कर पाए। सक्षम लोगों ने तो बकायदा उसे रोक दिया। और उसके बाद अब क्या है कि कहीं कहीं नगर पालिका के इलेक्शन जब खत्म हुए, चूंकि ये लालू जी का उदाहरण दे रहे हैं तो मुझे याद है कि जब इस पे बातचीत हो रही थी तो लालू यादव का एक बयान था कि ठीक है लागू कर दिया जाए, लेकिन मेरे अगर 11 बच्चे हैं या 9 बच्चे हैं तो ये तो आज से लागू होगा ना, पहले जो है सो है।
नहीं, वो तो डेट वाइज ही दिया गया कि ऑप्शन। नहीं, इसमें मुझे लग रहा है ना कि कई जो जिन चीज़ों पर मनोज जी बात कर रहे हैं और बहुत वैलिड बात है। जैसे देखिए ना, रांची में ये अगर हम लोग देखें तो नगर निगम आज की तारीख में हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुआ, प्रशासक हैं जी, सरकार ने उसको, सरकार ही चला रही, जनप्रतिनिधि नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या राष्ट्रपति शासन आप लगाइएगा या क्या कीजिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि सेक्रेटरी चलाएंगे, कौन चलाएंगे, ये एक डेडलॉक, जनता की भूमिका फिर क्या होगी। दूसरा मुझे लग रहा है कि बॉटम लाइन ये है कि ये सारी कवायद आप सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं कि चुनाव में सुधार हो। तो चुनाव में सुधार हो तो क्यों नहीं इस दिशा में आप बढ़ते हैं कि आपका रिसोर्स भी बचेगा। इतनी ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लेने को तैयार हैं जहाँ पूरा कैरियर लोगों का है, तो ऑनलाइन वोटिंग नहीं हो पाएगा, या हाइब्रिड मोड में ही कि जिनकी एक्सेसिबिलिटी है उनसे आप ऑनलाइन पर बटन दबवाइए, जिनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है वो पोलिंग बूथ तक जाए। ये सब एक्सपेरिमेंट तो हो सकता है, वो तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना। वन नेशन वन इलेक्शन भी जो है वो अगर आप चुनाव सुधार में एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप जो आपका जो सजेशन है ऑनलाइन को लेकर के, इस पे भी चर्चा होते रहती है बीच बीच में। अब इस पे भी इसकी जो चुनौतियां हैं, इसकी जो खामियां हैं, उस पे भी बातचीत हो सकती है। 100% होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि रिसोर्स आपका काफ़ी लग जाता है, आप यही बात कह रहे हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ कि देश में तो उदाहरण है कि बड़े बड़े एग्जाम्स आप जो है ऑनलाइन ले रहे हैं, तो इस दिशा में भी तो सोचा जाना चाहिए ना कि ऑनलाइन लिया जा सकता है कि नहीं। मेरा आखिरी का एक सवाल है और आप दोनों से जवाब लेंगे क्योंकि लाइव लंबा हो जाएगा। पांडे जी, वो सवाल ये है, सबसे पहले पांडे जी से ही पूछ लेते हैं कि पांडे जी, अगर देश इस अवस्था में है और इस स्तर पे तैयार हो चुका है कि एक साथ पूरे देश में चुनाव करा ली जाए, मैं ये देख पाता हूँ कि जहाँ पे जो छोटे स्टेट हैं वहाँ पे भी 5-5, 7-7 चरण में इलेक्शन कराया जाता है। अगर हम लोग इस स्तर पे तैयार ही हैं तो पहले तो एक कोशिश होनी चाहिए कि जो 5-5 स्तर 7-7 स्तर में जो चुनाव होता है, पहले वो आप एक ही स्तर में चुनाव करा लें, पहले वो तो देख लें सब स्टेट में करा करके। सरकार का ये लाना बिल, ये नोटबंदी से इसकी तुलना कीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नोटबंदी एक ऐसी थी बात जिसमें आम आदमी भारत के सबसे ज़्यादा गरीब हैं, तो गरीब इस बात से खुश था कि पड़ोसिया हमार बहुत दिक्कत होता एकरा, इस जगह बहुत पैसा हो, लाइन में लगता हो, तो वो सरकार के फैसले का स्वागत कर रहा था। लेकिन जब बाद में जब कंक्लूजन निकला तो पैसे रिकवर हो गए। हाँ, और नोटबंदी का विरोध किसने किया था? दलों ने, दूसरे दलों ने। तो उसी तरह कांग्रेस तो अब तक बोलते रहे। हाँ, तो उसी तरह जो दल इसका विरोध करेगी उनके बीच बीजेपी यही परसेप्शन लेके जाएगी कि देखिए देश का पैसा बचा रहे थे, विकास का काम ज़्यादा टाइम दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो इनको बर्दाश्त नहीं है। मतलब एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी। पांडे जी बोल रहे हैं कि ये अभी सिर्फ एक गुफा मात्र है जब तक कि पारित नहीं करा लिया जाए दोनों सदनों से। मेरा सवाल वही है सर कि जो कई स्तर में जो चुनाव होते हैं, अभी अगर हम लोग वही नहीं खुद को तैयार कर पाए हैं कि एक स्तर में एक राज्य का चुनाव हो जाए एक दफ़े, अगर 3-4 राज्यों का जो चुनाव होता है एक ही डेट में इलेक्शन करा करके और आप काउंटिंग करा दीजिए, अगर इतना ही हम लोग सक्षम हैं तो पहले तो वो करा करके दिखाइए, तब ना आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। यही बात तो सुबह भी मैंने वही कही कि झारखंड जैसे राज्य में जहां अभी 14 सीटें आपकी लोकसभा की, वहां अपने 5 चरण में चुनाव कराए जी। अभी जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव होना था, तो महाराष्ट्र आप नहीं करा पा रहे हैं और हरियाणा में आपको डेट बदलने की नौबत आ गई जी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो व्यवहारिक पक्ष है उसको देखने से ये समझ में आता है कि आप चाहे जितने भी इसको प्रचारित कर लें, लेकिन ना आप तैयार हैं ना देश तैयार है। दूसरा, मैं इसको खतरनाक इसलिए मानता हूँ कि अगर ये लागू होता है तो झारखंड जैसे राज्य में जहाँ आदिवासियों के सवाल, दलितों के सवाल, जंगल के सवाल, ज़मीन के सवाल, इन सवालों पर फिर सरकार का बनना, मतलब कुल मिलाकर के आप ये बोल रहे हैं कि स्थानीय सवाल जो है वो गौन हो जाएंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन के मोड में जो है अगर देश चला जाए तो। इस लाइव में आप अब तक बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है यह कंटेंट पहुंच सके।